जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, शेख हसीना ने कह दिया है कि बहुत हुआ अब अत्याचार, मैं वापस लौटूंगी बांग्लादेश। लेकिन इसी बीच तारिक रहमान को हुआ बड़ा शक दोस्तों। अब उसने अचानक से बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए कह दिया। आपको बताएंगे बहुत बड़ी प्लानिंग की आशंका थी तारिक रहमान को कि कहीं फिर एक बार बांग्लादेश में तख्ता पलट ना हो जाए। दोस्तों बताएंगे बहुत बड़ा ऐलान हुआ बांग्लादेश में, तो मच गया हड़कंप दोस्तों। इसी बीच बीएसएफ को रोकने के लिए गुंडे भी तैनात कर दिए गए बांग्लादेश में। जी हां, तारिक रहमान के मंत्री ने कहा बीजेपी को मिल रहा लोगों का साथ। दोस्तों अब क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर भी होने वाला है बवाल दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे वहीं भारत से निकली नीट विरोध की आग विदेशों तक पहुंच गई दोस्तों। 5 देशों में कॉकरोच के समर्थन में प्रदर्शनकारी उच्चायोग को घेरा दोस्तों। वहीं प्रोटेस्ट के प्रेशर के बीच बीजेपी को केंद्र ने चौथी बार दिया बातचीत का न्योता, कहीं भी और कभी भी दोस्तों। तो क्या सीजेपी से बात करने जंतर मंतर पर जाएंगे केंद्र के मंत्री? और क्या वाकई में सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को एनएसए के तहत मिला गिरफ्तारी का पावर? क्या है जानकारी, क्या है रियलिटी दोस्तों, आपको बताएंगे। ये प्रोटेस्ट कितना विकराल रूप ले रहा है दोस्तों। अब तक दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन अब ये कैसे पूरे भारत में जागता दिखाई दे रहा है दोस्तों। भारत के अलावा विदेशों में भी बड़े बड़े बैनर लेकर प्रदर्शनकारी निकले हैं दोस्तों। ऐसे में सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे, आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं गवा सकती मोदी सरकार? एक मंत्री के इस्तीफा दे देने से पूरा देश इस प्रोटेस्ट की आग से बच सकता है, लेकिन फिर भी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है दोस्तों? इस मुद्दे पर बात करेंगे, जबकि मात्र एक इस्तीफे पर थम जाएगा यह आंदोलन। ऐसा क्यों नहीं करना चाहती सरकार? क्या है इसके पीछे असली वजह? सबसे पहले आपको बताएंगे, एक से एक बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि बांग्लादेश में किसी भी कीमत पर शेख हसीना की सरकार आनी चाहिए, फिर से बदलाव होना ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना के वापस आने के ऐलान ने तारिक रहमान की सरकार को हिलाकर रख दिया, सख्ते में डाल दिया। जिसके बाद बीएनपी की सरकार ने आनन फानन में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने स्थानीय अखबार देश वंतूर को बताया कि रहमान की सरकार ने राष्ट्रपति से इस्तीफा देने के लिए कहा है। इसके लिए उन्हें अगस्त तक की मोहलत दी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक उनका कार्यकाल 2028 तक है, लेकिन उन्हें अगस्त तक पद छोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया दोस्तों। आपको बता दें आखिर राष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को शेख हसीना का सबसे करीबी माना जाता है। 2023 में शेख हसीना ने शहाबुद्दीन को राष्ट्रपति बनाया था। शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ तब राष्ट्रपति को भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के कारण बीएनपी ने उस वक्त इसका विरोध किया। यूनुस सरकार के दौरान बीएनपी ने राष्ट्रपति का जमकर समर्थन किया, जिसके कारण शहाबुद्दीन राष्ट्रपति पद पर से नहीं हटाए गए। सरकार को अब डर है कि अगर शेख हसीना यहां वापस आती है तो राष्ट्रपति कानून का सहारा लेकर कोई बड़ा खेला कर सकता है। ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ बीएनपी की सरकार सख्त फैसला नहीं ले पाएगी। शेख हसीना और उनकी पार्टी अभी भी बांग्लादेश में काफी मजबूत है। अगर हसीना की मजबूती के साथ वापसी होती है तो आने वाले वक्त में तारिक रहमान की मुसीबत बढ़ सकती है दोस्तों। तीसरा कारण है कि तारिक रहमान की सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति स्वास्थ्य खराब का हवाला देकर अपने पद को अपने आप ही छोड़ दें, ताकि लोगों को लगे कि अब राष्ट्रपति काम करने लायक नहीं है, उनके हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपने आप ये पद छोड़ा है, जबकि तारिक रहमान प्रेशर डाल रही है पद छोड़ने के लिए दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें हाल ही में लंदन में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हृदय का। वे काफी दिनों से बीमार बताए जा रहे हैं। अब इसी चीज का हवाला देकर तारिक रहमान दोस्तों प्रेशर डाल रही है शहाबुद्दीन पर कि अगस्त तक का हम तुमको मोहलत देते हैं। अगस्त में अपना इस्तीफा सौंप दो और कह दो कि तुम्हें हेल्थ इश्यूज हैं। दोस्तों अगस्त 2024 में बांग्लादेश में विद्रोह के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। इसके बाद शेख हसीना ढाका से दिल्ली आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस साल फरवरी में हुए आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी जीत गई। शेख हसीना ने इसके बाद ढाका वापस जाने का फैसला किया है। 79 साल की शेख हसीना ने अपने ऐलान में कहा है कि उनका संघर्ष नहीं रुकने वाला है। हसीना के इस ऐलान ने बांग्लादेश में सियासी हलचल मचा दी है दोस्तों। बांग्लादेश
जिसमें शेख हसीना पर 600 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 10 मामलों में उन्हें सजाए मौत मिल चुकी है। इसके बावजूद उनकी वापसी की घोषणा ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तारिक रहमान को यह लग रहा है कि शेख हसीना के वापस आते आते राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ा खेला ना कर दे, अपने पावर का इस्तेमाल करके सरकार को ना गिरा दे, इनकी पार्टी को ना गिरा दे और शेख हसीना को शक्ति ना दे दे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा डर सता रहा है अब तारिक रहमान सरकार को। वैसे अगर ऐसा ही होता तो काफी बेहतर होता भारत के लिए, क्योंकि आज की तारिक रहमान सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ दोस्ती निभा रही है, दोस्ती बढ़ा रही है और भारत से दूर होते जा रहे हैं। लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि भारत उससे अपने आप ही दूर हो जाए। ऐसे में आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि शेख हसीना की वापसी भी हो और बांग्लादेश में तख्ता पलट होकर शेख हसीना की फिर से सरकार बने? कितने लोग चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें जानकारी ये भी सामने आ रही है कि क्या बीएसएफ को रोकने के लिए गुंडे तैनात कर रहा है बांग्लादेश? तारिक रहमान के मंत्री ने कहा बीजेपी को मिल रहा लोगों का साथ। दोस्तों, बांग्लादेश की ओर से एक बार फिर भारत पर पुश इन बोले तो बॉर्डर पर लोगों को जबरन धकेलने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तारिक रहमान सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोले तो बीएसएफ पर लोगों को जबरदस्ती सीमा पार कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश लगातार ऐसी कोशिशों को रोक रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है और भारत की ओर से किसी भी कीमत पर लोगों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हां, द डेली स्टार के मुताबिक सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश ने लोगों को गैर कानूनी तरीके से अपनी सीमा में धकेलने की कोशिशों को सफलतापूर्वक रोका है। हम किसी को भी तय कानूनी प्रक्रियाओं के बिना देश में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। अहमद ने ढाका के पिलखाना में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मुख्यालय में ये बातें कही हैं। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने स्थानीय लोगों की मदद से अब तक ऐसी सभी कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे थे। अधिकारियों ने उन मामलों में कार्रवाइयां की है। भारत की तरफ से लोगों को धकेलने की कोशिशों के खिलाफ हम नई दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करेंगे। सलाहुद्दीन ने कहा है कि अगर कोई भी बांग्लादेशी नागरिक भारत में है तो भारतीय अधिकारियों को तय प्रक्रिया के तहत विदेश मंत्रालय के जरिए उसकी सूचना देनी होगी। हम नागरिकता की पुष्टि करेंगे। अगर दावा सही पाया जाता है तो हम उस व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाएंगे। किसी दूसरे तरीके से हम किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। तो यह है बॉर्डर की स्थिति दोस्तों, जो लगातार पूछ रहे थे कि फिलहाल क्या स्थिति है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में। तो ये था वहां का अपडेट दोस्तों। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? अगर आप भी मानते हैं एट एनी कॉस्ट घुसपैठिए बाहर होने चाहिए, इनको धक्के मार कर ही निकालना पड़े पर बाहर जाने चाहिए, तो कमेंट में इंट्रूडर्स मस्ट बी आउट लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, अब बात कर लेते हैं देश में चल रहे बवाल को लेकर दोस्तों, जहां पर अब भारत से निकली नीट विरोध की आग विदेशों तक जा पहुंची। 5 देशों में कांग्रेस के समर्थन में हुआ प्रदर्शन, उच्चायोग को घेर लिया गया। दोस्तों, भारत में छात्रों का प्रदर्शन यानी सीजेपी प्रोटेस्ट अब ग्लोबल हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में यूके, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड में भारतीय मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर किया गया है। एसएफआई की केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य और ग्लासगो में रहने वाले निखिल मैथ्यू ने द टेलीग्राफ को बताया कि हमने एसएफआई ने लंदन, एडिनबर्ग, ग्लासगो और मैनचेस्टर में प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर हुई बातचीत और अन्य चीजों के आधार पर हमें लगभग 200 लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन कल लंदन में कम से कम 1000 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने यूके में इन विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने में मदद की थी। छात्रों के समर्थन में किन 5 देशों में प्रदर्शन हुए बता दें। छात्रों के समर्थन में ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड में प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। दोस्तों, पहले बात सिर्फ स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेकर थी, लेकिन जब यह सीजेआई इस प्रोटेस्ट में घुस गई, अब इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के रूप में स्टूडेंट के साथ साथ उपद्रवी भी घुस आए हैं। ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उपद्रवियों को छोड़ा
नहीं जाएगा। अगर विदेशों में इस प्रोटेस्ट की बात करें तो मैथ्यू ने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ नीट और सीबीएसई से जुड़ी चिंताओं तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें शामिल लोगों ने व्यापक राजनीतिक मांगे भी उठाई। उन्होंने कहा कि लोग इसे सिर्फ नीट और सीबीएसई के मुद्दे तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं या सीमित नहीं रख रहे थे, वे इसे तार्किक नतीजे तक ले जाने को तैयार थे। लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। साथ ही कल प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के बर्ताव और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। देश के भविष्य और भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन को लेकर लोगों में गहरी निराशा थी। तो वहीं आपको बता दें, जो अभी जानकारी सामने आ रही, लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है भारत की केंद्र सरकार की तरफ से, वो ये दोस्तों कि कहीं भी और कभी भी सीजेपी को केंद्र सरकार ने चौथी बार दे दिया बातचीत का न्योता। क्या अब सुलझ जाएगा मुद्दा, बता दें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा है कि केंद्र ने कॉकरोच जनता पार्टी बोले तो सीजेपी के सदस्यों को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि सरकार बातचीत के लिए पहले ही सीजेपी को 4 औपचारिक प्रस्ताव भेज चुकी है और किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। अपडेट किए गए प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रतिनिधियों को निमंत्रण बुधवार दोपहर ही भेजे जा रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार छात्र संगठन की सुविधा के अनुसार सभी मुद्दों पर बातचीत चर्चा करने के लिए तैयार है और बैठ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कार्यालय या आवास पर हो सकती है। सिंह ने कहा कि हम अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान को बीच में नहीं लाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मैं बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे। धीरे धीरे बातचीत के जरिए हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। मंत्री ने इस कदम को छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशों का हिस्सा बताया। उन्होंने फिर से कहा कि सरकार का ध्यान छात्रों के कल्याण और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने पर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी सीजेपी को नड्डा के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस संगठन ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि वो सरकार से केवल किसी तटस्थ स्थान पर ही बातचीत करेगी, जैसे जंतर मंतर पर। लेकिन आपको बता दें, इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाद में यह भी कहा कि छात्र जहां चाहेंगे हम वहीं सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कह दिया कि बातचीत से ही ये समस्या का समाधान हो पाएगा। वहीं दोस्तों, इन मचे बवाल के बीच, प्रोटेस्ट के बीच एक ऐसी खबर फैलाई जा रही थी कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस चीफ को एनएसए के तहत गिरफ्तारी का पावर मिल चुका है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि वो खबर क्या थी जिससे हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर यह न्यूज तेजी से फैलने लगी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक यानी 3 महीने की अवधि के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती हिरासत की शक्तियां इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। खबर में यह भी बताया गया है कि एनएसए की धारा 3(3) के तहत जारी आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश जारी करने का अधिकार देता है जिनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। हालांकि तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जानकारी आपको बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई न्यूज चैनल पर फेक खबरें फैलाई जाती हैं दोस्तों, और हमने हमेशा से आपको कहा है कि हम आपको बेशक देर से ही खबर बताएंगे, लेकिन सच्ची खबर ही बताएंगे। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कनॉट प्लेस में शाम 6:30 बजे के बाद बंद कर दें सभी ऑफिस। एनडीटीए की सबसे बड़ी अपील, दुकानें और रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शनों के बीच न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कैनॉट प्लेस में सभी ऑफिस, दुकानों और रेस्टोरेंट को आज शाम 6:30 बजे तक बंद करने की अपील की है। एनडीटीए की ओर से की गई अपील में कहा गया है कि एनडीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फोन पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक कैनॉट प्लेस क्षेत्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी दुकानों, ऑफिस, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों को 23 जुलाई 2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की सख्त सलाह दी गई है। जैसा कि सामने आप एनडीटीए का ये लेटर देख पा रहे होंगे दोस्तों। उधर आपको बता दे, अब असली मुद्दे की बात करते हैं। जब ये बवाल दिल्ली के बाद पूरे देश में फैल गया है, बिहार तक में प्रदर्शन होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी झंडे लगी गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया है, विधायकों के साथ मारपीट की गई है दोस्तों। अब जब ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर एक मंत्री का ही तो इस्तीफा देना है, क्यों धर्मेंद्र प्रधान को नहीं गंवाना चाह रही है मोदी सरकार, क्यों उनका इस्तीफा नहीं दिलवाना चाह रही है? ये बहुत लोगों का सवाल था दोस्तों कमेंट में, और अब ये सवाल आपका जाहिर तौर पर बनता भी दिखाई दे रहा है कि आखिर वो कौन सी बात हो सकती है कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं निकाल सकती इस मंत्री पद से। तो आपको बता दे दोस्तों इसका आंसर।
ऐसे में मोदी सरकार के ना झुकने की 7 बड़ी वजहों में पहला जो वजह है वो है व्यक्ति नहीं व्यवस्था का सरकारी रुख। दोस्तों सरकार जो है वो शुरू से ही ये कहती आ रही है कि पेपर लीक एक व्यवस्थागत चुनौती है, किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं। अगर मोदी सरकार अभी सिर्फ विपक्ष के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लेती है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का सबूत बन जाएगा कि सरकार की नीतियां विफल रही हैं और मंत्री पर लगे आरोप सही हैं। ये राजनीतिक रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ी रियायत होगी और विपक्ष को अगले किसी भी संकट में इसी तरह की मांग उठाने की नैतिक ताकत दे देगी। वहीं दूसरी बड़ी वजह राजनीतिक समीकरण और चुनावी संदेश। दोस्तों दरअसल धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सबसे प्रभावशाली ओबीसी चेहरों में से एक हैं और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण पूर्वी राज्य में पार्टी की जीत के प्रमुख शिल्पी रहे हैं। प्रधान को पद से हटाने का सीधा संदेश पार्टी के बड़े जनाधार वाले वर्ग तक जाएगा, जिससे समर्थकों में गलत संकेत जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह बीजेपी को बहुमत के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा, ऐसे में किसी कद्दावर मंत्री को बलि का बकरा बनाना पार्टी और सरकार की आंतरिक एकजुटता और मनोबल को कमजोर कर सकता है। तीसरी वजह प्रशासनिक स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और नए कानून की विश्वसनीयता पर संकट। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस मामले पर कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया। सरकार ने जून 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम भी लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों अगर इस पूरे ढांचे को लागू करने के बाद भी सरकार अपने ही शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है तो ये इन कानूनी और संस्थागत सुधारों की नाकामी का प्रमाण माना जाएगा। सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो ये दिखाए कि उसकी नीतियां ही असली समाधान है, ना कि किसी व्यक्ति को हटाना। वहीं चौथा जो वजह है वो है विपक्षी एकता का मनोवैज्ञानिक दबाव। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विपक्ष लंबे समय बाद किसी मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों ने संसद के भीतर और बाहर एक सुर में इस्तीफे की मांग को उठाया है। सीजेपी जैसी संस्थाएं भी कोर्ट में सक्रिय हैं। अगर सरकार इस दबाव में अगर एक बार झुकी तो आने वाले सत्रों में विपक्ष हर मुद्दे पर मंत्री के इस्तीफे की मांग को अपना पहला और सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। इससे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर अस्थायी रूप से असर पड़ सकता है। पांचवी वजह है संसदीय कार्यवाही और बहस का रास्ता रोकना। यानी सरकार चाहती थी कि नीट विवाद पर संकट में रूल 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा हो, जहां कोई मतदान या स्थगन प्रस्ताव नहीं होता, लेकिन विपक्ष रूल 60 के तहत स्थगन प्रस्ताव और राज्यसभा में रूल 267 के जरिए पूरे सदन का कामकाज रोककर तत्काल बहस की मांग कर रहा था। विपक्ष का पूरा जोर इस बात पर था कि सरकार को कटघरे में लाया जाए और शिक्षा मंत्री को सीधे सीधे जवाब देना पड़े। सरकार ने यह मोर्चा भी नहीं छोड़ा। स्पीकर और सभापति के नियमों का हवाला देकर इसे टेक्निकल उलझनों में उलझाए रखा। अगर इस तरह के सियासी दबाव के बाद भी सरकार इस्तीफे की मांग मान लेती तो यह संसद में अपने पक्ष को मजबूती से रखने में विफलता का संकेत होता। दोस्तों छठी वजह है कोई सीधी कानूनी जिम्मेदारी का ना होना। यानी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी की किसी भी जांच में सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की किसी लापरवाही या संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। पेपर लीक एक आपराधिक साजिश है जिसमें स्थानीय स्तर पर दलालों, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आती है। ऐसे में बिना किसी कानूनी आधार के किसी कैबिनेट मंत्री को हटाना सरकार के अपने प्रशासनिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा और अन्य मंत्रियों में हलचल पैदा करेगा। इससे यह गलत परंपरा बन सकती है कि सड़क या संसद में हंगामा होते ही मंत्री को बदल दिया जाए। ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा और मंत्री को बदल दिया जाएगा। सातवां और अंतिम वजह है कि जनभावना और कोर्ट का संतुलित रुख। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और पेपर लीक को बड़े पैमाने पर फैला हुआ नहीं माना था। हालांकि उसने सिस्टम में सुधार की आवश्यकता बताई थी। एग्जाम देने वाले छात्रों समेत जनता का एक बड़ा तबका पूरी परीक्षा को रद्द करने या अन्य बड़े फैसलों के पक्ष में नहीं था। ऐसे में कोर्ट के संतुलित रुख के बाद सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते मंत्री को हटाना सरकार के लिए तर्क संगत नहीं दिखता। ये उसे अपने वोट बैंक में कमजोर भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे विपक्ष और सीजेपी के सामने मोदी सरकार की मजबूरी सिर्फ एक मंत्री को बचाने की नहीं है, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति, संस्थागत सुधारों की साख और प्रशासनिक अधिकार को बचाने की है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस टकराव के आने वाले दिनों में और तेज होने के पूरे आसार हैं। दोस्तों हमने आपको ये 7 सबसे बड़ी वजहें बता दी मोदी सरकार के ना झुकने को लेकर। अब आप
तय करिए दोस्तों यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। क्या इस प्रोटेस्ट में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही? क्या विपक्ष इसमें अपना हाथ नहीं सेक रहे? क्या मौका का फायदा नहीं उठाया जा रहा? क्या परीक्षा लीक में जहां एक तरफ छोटे लेवल पर दलालों इनकी भूमिका होती है, जबकि शिक्षा मंत्री का अलग लेवल होता है? आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों? यहाँ कौन सही कौन गलत अब आप फैसला कीजिए। हमने आपको पूरी बात पूरी वजह बता दी, अब आप कहिए कि ऐसे में क्या होना चाहिए, कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से, अगर अपने देश को बचाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भारी मात्रा में राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा उसके भाई बंधुओं में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई व्यक्ति अपनी राय रख सके। दोस्तों रिक्वेस्ट है जरूर शेयर करिएगा, बार बार कह रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए ऐसा करिएगा जरूर। साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।